हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज फिर से मैं आप सबके बीच में टेंस का तीसरा पार्ट लेकर उपस्थित हूं, जो है फ्यूचर टेंस। इसके पहले मैंने आप सभी के बीच में पार्ट 1 में प्रेजेंट टेंस के बारे में और पार्ट 2 में पास्ट टेंस के बारे में काफ़ी डिटेल से पढ़ाया है। उसी क्रम में आज मैं आप सभी के बीच में ये तीसरा पार्ट लेकर आया हूँ। तो आप अभी अगर मेरे चैनल पर नए हों तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। चैनल को अपने दोस्तों तक भी शेयर करिए, उनसे भी सब्सक्राइब कराइए और मेरा सपोर्ट करिए। आइए बिना विलंब के शुरू करते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है इस तीसरे पार्ट में वो है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस का मतलब भविष्य काल। फ्यूचर मतलब भविष्य काल, अर्थात भविष्य में होने वाली जो भी घटनाएं हैं वो किसके अंतर्गत आती हैं? वो आती हैं फ्यूचर टेंस के अंतर्गत आती हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो देखेंगे वो सिंपल फ्यूचर को देखेंगे, अर्थात फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहिए या सिंपल फ्यूचर टेंस कहिए। इसकी पहचान क्या होती है बच्चों? इसकी पहचान होती है कि जिस वाक्य के अंत में गा गे गी आता है वो क्या होता है? वो फ्यूचर टेंस के अंतर्गत आता है। जैसे आएगा, जाएगा, खाएगा, करेगा। और एक और इसको पहचानने का सबसे अच्छा लक्षण है वो ये है कि ये जो घटनाएं होती हैं ये भविष्य की कोई बहुत असाधारण नहीं, सामान्य घटना होती है। भविष्य में होने वाली कोई भी सामान्य घटना इसके अंतर्गत आती है। जैसे वह जाएगा, वह खाएगा। तो देखिए हम लोग उदाहरण के माध्यम से और फॉर्मूले के माध्यम से इसको समझते हैं। तो यहाँ पर है अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसका फार्मूला है सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर विल या शैल, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर्स। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक सेंटेंस है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। बच्चों मैं आपको एक बात और बता दूं कि आमतौर पर आई और वी के साथ किसका प्रयोग होता है? शैल का प्रयोग होता है। अन्य सभी के साथ किसका प्रयोग होता है? विल का प्रयोग होता है। अन्य के साथ किसका प्रयोग होगा? विल का प्रयोग होता है। लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जब आई और वी के साथ जो है विल का प्रयोग होता है। वो कौन सी सिचुएशन होती है? जब कोई बात अनिवार्य रूप से, जब कोई चीज अनिवार्य रूप से हो, उसमें अनिवार्यता दिख रही हो, तो वहां हम आई और वी के साथ विल का प्रयोग करते हैं। तो ये कंफ्यूजन आप मत अपने अंदर रखिएगा। आई और वी के साथ शैल का प्रयोग, बाकी सभी के साथ विल का प्रयोग किया जाता है सहायक क्रिया के रूप में। किसमें? फ्यूचर टेंस में। लेकिन अगर कहीं पर अनिवार्यता का बोध होता है तो वहां पर आई और वी के साथ हम विल का प्रयोग करते हैं। जैसे यहां पर है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अब ये ऐसे भी हो सकता है कि आई शैल हेल्प यू, आई सब्जेक्ट हो जाएगा, यहां पर सहायक क्रिया जो है वो शैल या विल है। शैल, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हेल्प हो जाएगी, ऑब्जेक्ट में यू हो जाएगा। बाकी अदर्स नहीं है तो अदर्स नहीं लिखेंगे। तो यहां हम आई शैल हेल्प यू भी कर सकते हैं। लेकिन अगर यहां पर निश्चित है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा, चाहे जो परिस्थिति आए मैं तुम्हारी मदद करूंगा, ये निश्चित है, तो अब हम यहां पर क्या करते हैं? विल का प्रयोग करते हैं। तो ये कंफ्यूजन आप अपना दूर कर लीजिएगा, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, निगेटिव सेंटेंस देखते हैं। तुम वहां नहीं जाओगे। इसमें जो है सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है? तुम। काहे माने तुम? यू। फिर यू के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या प्रयोग होगी? विल का प्रयोग होगा, क्योंकि आई और वी के साथ सेल का, बाकी सबके साथ विल का। यू विल। फिर निगेटिव है तो नॉट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, फिर ऑब्जेक्ट नहीं है, अदर्स है तो अदर्स यहां लिख देंगे, यू विल नॉट गो देयर। तीसरा है इंटरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य में एक उदाहरण यहां आपके सामने लिखा हुआ है, तुम यह काम क्यों नहीं करोगे। अब यहां पे देखिए ये WH टाइप का
WH टाइप का क्वेश्चन वाला सेंटेंस है, अर्थात इसमें क्या से शुरू नहीं हुआ है बल्कि कोई प्रश्नवाचक शब्द आया हुआ है। तो जब कोई प्रश्नवाचक शब्द किसी वाक्य में आता है तो उसका अनुवाद करते समय सेंटेंस में सबसे पहले हम उस प्रश्नवाचक शब्द को रखते हैं। जैसे तुम यह काम क्यों नहीं कर रहे हो, तो काहे माने क्यों, यहाँ पे उत्तर हो जाएगा वाई। अब क्या करेंगे अब हम यही इंट्रोगेटिव का सेम फार्मूला यहाँ लगाएंगे। यहाँ फार्मूला गलत लिखा हुआ है। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये सहायक क्रिया जो है, यहाँ पर सहायक क्रिया पहले हो जाएगी फिर सब्जेक्ट होगा। ठीक है, एक मिनट, मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ। ये गलत है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर पहले शैल ऑब्लिक विल प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, ये जो है ये गलत है। शैल ऑब्लिक विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स हो जाएगा। तो देखिए अभी हम दोनों उदाहरण आपको करा देंगे। जैसे यहाँ पर ये है कि तुम यह काम क्यों नहीं करोगे, तो सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द आया है तो सबसे पहले इसको लिखेंगे वाई। अब वाई के बाद हम क्या रखेंगे, वाई के बाद हम हेल्पिंग वर्ब देखेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब तुम के साथ क्या लगेगी, विल लगेगी। वाई विल यू। नहीं भी आया हुआ है तो यहां नॉट लिख दो, वाई विल यू नॉट। अब वर्ब क्या है, करना, वाई विल यू नॉट डू। क्या नहीं करोगे, क्या से क्या पता चलता है, मैंने बताया है वीडियो में, ऑब्जेक्ट पता चलता है। तो ऑब्जेक्ट पता करना है तो क्या से प्रश्न करो, तुम क्या नहीं करोगे, यह काम, डू दिस वर्क। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। एक यहां पर सेंटेंस लिखा हुआ है कि क्या वे कल आएंगे। तो फार्मूला कहता है कि सबसे पहले शैल या विल का प्रयोग करेंगे हम। तो वे के साथ क्या लगेगा, हेल्पिंग वर्ब, वे के साथ विल लगेगा, विल। फिर सब्जेक्ट क्या है, दे, फिर वर्ब क्या है, कम, फिर टुमारो, विल दे कम टुमारो। फिर क्वेश्चन मार्क, विल दे कम टुमारो। तो बच्चों आपको ये समझ में आ गया होगा फ्यूचर टेंस का जो सिंपल फ्यूचर है उसका तीनों सेंटेंस कैसे बनता है। आइए अब आगे बढ़ते हैं हम और देखते हैं कि फ्यूचर कंटिन्यूअस क्या है। फ्यूचर कंटिन्यूअस, इसके पहले आप लोगों ने पढ़ा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। दोनों को आपने पढ़ा है और दोनों में आपने देखा कि वहां पे रहा है था, फिर उसके आगे वाले में रहा था, रही थी था, और यहां पर क्या है, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। अर्थात फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को कैसे पहचानेंगे हम, जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होंगी, रहे होंगे होगा, वो कौन सा टेंस होगा, वो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होगा। और पहचानने का एक तरीका और क्या है कि भविष्य में किसी समय कार्य क्या होगा, जारी होगा। मतलब जो काम भविष्य में होने वाला है वो भविष्य में जारी रहेगा, ऐसे इस सेंटेंसेस में संकेत मिलते हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का एक उदाहरण देखते हैं कि मैं पढ़ रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूंगा, मैं पढ़ रहा हूंगा। कैसे अनुवाद करेंगे इसका हम, देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट। अब विल या शैल में से एक लगेगा तो हम आई के साथ शैल लगा लेंगे, विल भी लगाएंगे तो गलत नहीं है। मैंने इसका स्पष्टीकरण पहले ही दे दिया आपको। ध्यान दीजिएगा कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है
वो क्या होती है, विल ऑब्लिक शैल बी प्लस वर्ब में आईएनजी। तो यहां पर शैल है तो शैल के साथ क्या लग जाएगा, बी लग जाएगा। आई शैल बी, अब वर्ब में आईएनजी का है माने पढ़ना, तो रीडिंग, आई शैल बी रीडिंग। अब अदर्स में कुछ नहीं है तो उसको हम नहीं लिखेंगे। निगेटिव सेंटेंस में ये है कि वे यात्रा नहीं कर रहे होंगे, वे यात्रा नहीं कर रहे होंगे। वैसे ही इसको भी बना लीजिए। सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है दे, फिर क्या लग जाएगा, दे विल नॉट बी ट्रेवलिंग, दे विल नॉट बी ट्रेवलिंग। तीसरा, जब हमको प्रश्नवाचक बनाना है, इंट्रोगेटिव बनाना है, तो हम एक उदाहरण ये देखते हैं कि वह कहाँ हॉकी खेल रहा होगा। अब ये सेंटेंस ऐसा नहीं है कि जहां पूछा जा रहा हो कि क्या वह हॉकी खेल रहा होगा। ऐसा होता तो हम सीधा इसको हेल्पिंग वर्ब से शुरू कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर प्रश्नवाचक शब्द आया हुआ है एक अलग से WH टाइप का, कि वह हॉकी कहाँ खेल रहा होगा या वह कहाँ हॉकी खेल रहा होगा। तो सबसे पहले जब ऐसे सेंटेंसेस होते हैं तो इसी की स्पेलिंग को हम सबसे पहले लिखते हैं। तो काहे माने कहाँ, वेयर, वेयर। अब हम क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब, विल या शैल। तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, वेयर विल, वेयर विल। अब चाहिए हमको सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, ही। कौन कौन खेल रहा होगा, वह हमारा सब्जेक्ट हो गया। विल ही, वेयर विल ही। अब क्या लगेगा, बी लगेगा। बी वर्ब क्या है, खेलना, PLAYING, प्लेइंग क्या, हॉकी, प्लेइंग हॉकी। यहां लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। यह प्रश्न अगर ये रहा होता कि क्या वह हॉकी खेल रहा होगा, तो हम यहां पे कर देते कि विल ही बी प्लेइंग हॉकी। लेकिन यहां प्रश्नवाचक शब्द आया हुआ है, इसलिए बच्चों हमने यहाँ पे प्रश्नवाचक शब्द की मीनिंग या प्रश्नवाचक शब्द को लिख दिया है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। आइए अब हम लोग अगला वाला देखते हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। परफेक्ट मतलब चुका चुकी, चाहे प्रेजेंट में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चाहे पास्ट में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या लिया था या दिया था। फ्यूचर में क्या होगा, चुका होगी, चुके होंगे, चुके होंगे। जब किसी सेंटेंस के अंत में, जब किसी हिंदी वाक्य के अंत में चुका होगा, चुकी होंगे, चुके होंगे आएगा, तो वहां पे कौन सा टेंस होगा, वहां पे फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा। और एक और पहचानने का लक्षण यह है कि भविष्य में वो काम निश्चित समय तक पूरा हो जाएगा, ऐसा संकेत इसमें मिलता है। तो एक एक करके आइए कर लेते हैं हम, पहले अफर्मेटिव का, फिर निगेटिव का, फिर इंट्रोगेटिव का। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे एक उदाहरण है आपके सामने अफर्मेटिव का। हमने बताया है कि अफर्मेटिव कैसे जानेंगे, जहां पे न तो कोई प्रश्नवाचक शब्द आया है, जहां पर न तो कोई नकारात्मक शब्द आया है, वह सेंटेंस क्या होता है, वह सेंटेंस अफर्मेटिव होता है, अर्थात सकारात्मक होता है। तो वह काम कर चुकी होगी, वह काम कर चुकी होगी। आइए इसी फार्मूले से करते हैं। सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है यहां पर शी, सब्जेक्ट है यहां पर शी, सब्जेक्ट है यहां पे शी। अब क्या हम लगाएंगे, विल या शैल, शी के साथ विल, शी विल। इसकी सहायक क्रिया क्या होती है, विल हैव या शैल हैव। तो शी विल हैव, शी विल हैव। एक मिनट, शी विल हैव। अब क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म शी विल हैव। अब चाहे आप यहां फिनिश्ड लिखिए या कंप्लीटेड लिखिए, वो बात वही हुई। तो चूंकि यहां पे है
कि वह काम कर चुकी होगी अर्थात काम पूरा कर चुकी होगी, तो आप यहाँ पे कंप्लीटेड लिख दीजिए। शी विल हैव कंप्लीटेड, शी विल हैव कंप्लीटेड, क्या कर चुकी होगी, काम, कंप्लीटेड द वर्क। अब यहां पर रहा होता कि अपना काम, तो लिख देते हर वर्क, शी विल हैव कंप्लीटेड हर वर्क हो जाता अगर यहां पे होता कि वह अपना काम कर चुकी होगी। ठीक है बच्चों, इसी तरह निगेटिव का एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। मेरा भाई घर नहीं पहुंच चुका होगा, मेरा भाई घर नहीं पहुंच चुका होगा, तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, हमारा सब्जेक्ट है माई ब्रदर, माई ब्रदर। इसके बाद सहायक क्रिया क्या लगेगी, हमने बताया आई वी के बाद सबके साथ क्या लगता है, विल। आई विल नॉट, आई विल नॉट। देखिए यहां पे भी टाइपिंग में एक्चुअली एरर हो जाता है, तो यहाँ पे हम नॉट जो है हमको लिखना था तो मिस हो गया है, आप लोग इसको करेक्ट करते जाइएगा जैसा मैं बता रहा हूं, क्योंकि यहाँ निगेटिव में नॉट टाइपिंग में छूट गया है। तो माई ब्रदर विल नॉट हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, पहुंचना काहे माने, रीच माने, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रीच्ड। माई ब्रदर विल नॉट हैव रीच्ड होम, माई, मेरा भाई घर नहीं पहुंच चुका होगा, माई ब्रदर विल नॉट हैव रीच्ड होम। ठीक है, घर पर नहीं पहुंच चुका होगा तो आप यहां पर एट लगा सकते हैं। ठीक है, एट प्रीपोजिशन लगा सकते हैं। क्या वे स्कूल जा चुके होंगे, अब क्या करेंगे, सहायक क्रिया को पहले कर देंगे, विल, फिर सब्जेक्ट क्या है, दे, विल, फिर सब्जेक्ट दे, फिर हम लिखेंगे हैव, जाना काहे माने, गो, गो का यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखा जाएगा, तो विल दे हैव गॉन टू स्कूल, विल दे हैव गॉन टू स्कूल। वे स्कूल कब जा चुके होंगे, तो हम क्या कर देंगे, हम सबसे पहले यहां लगा देंगे व्हेन, हम सबसे पहले क्या लगा देंगे, व्हेन। जब भी कोई WH टाइप का या कोई प्रश्नवाचक शब्द आता है तो उसको हम सबसे पहले लिख देते हैं। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद हम अगला देखते हैं जो है लास्ट में फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में क्या है, वीडियो में आज फिर थोड़ा सा रिफ्लेक्शन है, फ्लक्चुएशन है, थोड़ा सा वो ब्राइटनेस और रोशनी की वजह से थोड़ा सा इशू हो जाता है, कोई नहीं, दिखाई दे रहा है उसमें। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है, से रहा होगा, होगी, से रही होगी, और इनके साथ साथ और क्या होता है, इनके साथ साथ अवधि या समय भी दिया रहता है, अवधि या समय भी दिया रहता है, जिसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, जिसके लिए हम सिंस या फॉर का भी प्रयोग करते हैं। एक पहचान इसकी और है कि भविष्य में वो जो काम है ना वो किसी समय तक लगातार चलता रहेगा, ऐसे लक्षण इसमें दिखाई देते हैं। तो आइए एक एक करके इसका एग्जाम्पल हम लोग कर लेते हैं। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस का एक उदाहरण देखते हैं। जैसे यहां पे एक एग्जाम्पल लिखा, आई शैल हैव बीन टीचिंग फॉर 5 years, मैं 5 वर्षों से पढ़ा रहा हूंगा, मैं 5 वर्षों से पढ़ा रहा हूंगा या होऊंगा। तो यहां सबसे पहले क्या हम करेंगे, सब्जेक्ट। अच्छा, रहा होऊंगा, रही होंगे तो ये है, इसके साथ साथ एक टाइम भी दिया हुआ है। तो ये जो टाइम है, ये जो टाइम है, यही टाइम किस चीज को यूज कराता है, यही टाइम जो है सिंस या फॉर का प्रयोग कराता है। ठीक है, तो मैं 5 वर्षों से पढ़ा रहा हूंगा, काहे माने मैं,
आई के साथ क्या लगता है, शैल, आई शैल हैव बीन। हेल्पिंग वर्ब इसकी क्या होती है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, शैल हैव बीन। शैल हैव बीन, विल हैव बीन होती है, याद रखिएगा। आई शैल हैव बीन का है माने पढ़ाना, टीच माने इसमें आईएनजी लग जाएगा, टीचिंग। अब 5 वर्षों का मतलब है कि 5 वर्ष 2-3 महीना भी हो सकता है, तो उसको मोटा मोटी 5 वर्ष कहा जाता है। 1-8 महीने कम भी हो सकते हैं, तो फिक्स नहीं है, इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा बच्चों, फॉर लगेगा। फिर लास्ट में बचता है 5 ईयर्स, तो 5 ईयर्स हमने यहाँ पर लिख दिया। अब दूसरा हम देखते हैं, दूसरा एग्जाम्पल हमारे सामने है कि शी विल नॉट हैव बीन लिविंग हियर सिंस 2022। वह 2022 से एक मिनट, इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे करेक्ट कर देते हैं, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे चेंज कर देते हैं इस सेंटेंस को। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर, मान लीजिए एक दूसरा उदाहरण मैं यहाँ पर लिख रहा हूं कि मेरा भाई 5 घंटे से मेरी प्रतीक्षा कर रहा होगा। मेरा भाई 5 घंटे से मेरी प्रतीक्षा कर रहा होगा, या यहाँ पे लिख दें प्रतीक्षा नहीं कर रहा होगा। मेरा भाई 5 घंटे से मेरी प्रतीक्षा नहीं कर रहा होगा। तो ये क्या हो जाएगा, माई ब्रदर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट इसमें क्या है, मेरा भाई। तो सबसे पहले क्या करेंगे आप, इसको आप लोग अपने से करिए। सबसे पहले क्या करेंगे, सब्जेक्ट क्या है, माई ब्रदर। फिर माई ब्रदर के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, विल लगेगी। माई ब्रदर विल, फिर क्या लगेगा, फिर लगेगा नॉट। माई ब्रदर विल नॉट हैव बीन, माई ब्रदर विल नॉट हैव बीन वेटिंग, काय माने प्रतीक्षा करना, इंतजार, वेट माने। माई ब्रदर विल नॉट हैव बीन वेटिंग, सिंस लगेगा कि फॉर लगेगा 5 घंटे से। 5 घंटा क्या है, 5 घंटा अनिश्चित है, तो माई ब्रदर विल नॉट हैव बीन वेटिंग फॉर मी, मेरी अर्थात फॉर मी, फॉर कितना टाइम, फॉर 5 आवर्स, फॉर 5 आवर्स, ठीक है। दूसरा एक एग्जाम्पल यहां पर भी है, इसको भी आप देख सकते हैं। अभी हम इसको छोड़ दिए थे कि शी विल नॉट हैव बीन लिविंग हियर सिंस 2022 या 2022। वह 2022 से यहां नहीं रह रही होगी, वह 2022 से यहां नहीं रह रही होगी। ये चूंकि एक निश्चित समय है, इसलिए यहां पर किसका प्रयोग किया गया है, सिंस का। तो आपको पता है कि सिंस का प्रयोग कहां करते हैं, जहां पे फिक्स टाइम होता है, और फार का प्रयोग कहां करते हैं, जहां पे फिक्स नहीं होता है, ठीक है। अब एक और है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, विल सुरेश हैव बीन गोइंग टू पटना फॉर 2 months। विल सुरेश हैव बीन गोइंग टू पटना फॉर 2 months, अर्थात क्या सुरेश 2 महीने से पटना जा रहा होगा, क्या सुरेश 2 महीने से पटना जा रहा होगा। ये भविष्य के लिए एक बात सोची जा रही है। तो आप देख रहे हैं कि यहां पे सबसे पहले क्या आया है, सहायक क्रियाएं। पहले मैं इसका हिंदी लिख देता हूं कि क्या सुरेश 2
महीने से पटना जा रहा होगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो यहां पे हम क्या करेंगे, क्या सुरेश 2 महीने से पटना जा रहा होगा, तो सबसे पहले हमने क्या कर दिया, हेल्पिंग वर्ब कर दिया। फिर हमने पहले नंबर पे हेल्पिंग वर्ब कर दिया। अब ये हमारा क्या हो गया, दूसरे नंबर पे चला जाएगा, क्या, सुरेश। सुरेश जो है दूसरे नंबर पे हो जाएगा, क्यों, क्योंकि हमारा जो फार्मूला कहता है वो कहता है कि पहले हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट। अब हम क्या करेंगे, हैव बीन का प्रयोग करेंगे। विल सुरेश हैव बीन। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, गोइंग। अब अदर्स में क्या है, गोइंग टू पटना। कब से, 2 महीने से। 2 महीना फिक्स नहीं है, इसलिए फॉर 2 मंथ कर देंगे। अगर यहां पर रहा होता कि अप्रैल से, फरवरी से, ये फिक्स होता है, तो ऐसा होता तब हम यहाँ पे क्या करते, ऐसा होता तब हम यहाँ पे सिंस लगाते। तो सिंस का प्रयोग निश्चित समय के लिए, फॉर का प्रयोग अनिश्चित समय के लिए किया जाता है। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो टेंस का सेशन था ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण था और आपको ये काफी समझ में भी आया होगा। और आप मेरे इन वीडियोस के माध्यम से अपने नोट्स भी बना सकते हैं। और आपको और इंग्लिश की किन टॉपिक्स पे वीडियो बनाऊं मैं, किन टॉपिक्स को आपको पढ़ना है मुझसे, या आपकी क्या ज़रूरत है, आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो मैं इंग्लिश के उन टॉपिक्स पे भी अपने वीडियो ग्रामर पर बना के दूंगा। बाकी मेरा जो बीएड और डीएलएड का क्लास है वो भी मेरा आपके बीच में आता रहेगा। मैं उसके भी वीडियोस लगातार बना के आपके बीच में लेकर आता रहूँगा। तो मुझे उम्मीद है कि हमेशा की तरह आप सभी का प्यार और स्नेह मुझे मिलेगा। अभी चूंकि स्टार्टिंग का टाइम है तो कहीं कहीं वीडियोस में कहीं कहीं कुछ इश्यूज आपको दिखाई दे सकते हैं, तो मैं धीरे धीरे इसको और इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। तो ठीक है, आप मेरे चैनल पर बने रहिए। अगर चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करके मेरा सपोर्ट करिए और अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर करिए। धन्यवाद, थैंक यू।